1956 के शिकागो में लियोनार्ड बर्लिंग नाम का एक बुजुर्ग शख्स अपनी एक छोटी सी टेलर की शॉप चलाता था। लियोनार्ड एक ब्रिटिश नागरिक था जो कई साल पहले शिकागो आके बस गया था। वक्त के साथ उसने मेबल नाम की जवान लड़की को भी अपनी असिस्टेंट के तौर पर काम पर रख लिया था, जो दुकान में कस्टमर्स का स्वागत करती थी। और वहीं दूसरी तरफ लियोनार्ड बड़े ही बारीक ढंग से अपना काम करता। लियोनार्ड की आदत थी कि वो कपड़े बनाने से पहले कस्टमर्स के चलने का ढंग, उनकी पसंद और वो बातें जो वो छुपाने की कोशिश करते हैं उनको ऑब्जर्व करना और फिर उनके लिए कपड़े बनाना। इसी कारण लियोनार्ड की दुकान अपनी क्वालिटी के लिए पूरे शिकागो में मशहूर हो गई थी। शहर के अमीर घराने अक्सर कस्टम सूट्स के लिए उसी पर भरोसा करते थे। इन्हीं पक्के कस्टमर्स में से एक बॉयल फैमिली थी, जो शिकागो का एक ताकतवर और असरदार माफिया संगठन था, जिसके लोग अक्सर दुकान पर आते, कभी कपड़ों का ऑर्डर देने तो कभी दुकान में रखे मेल बॉक्स से अपनी चिट्ठियां इकट्ठी करने। अभी एक शाम बॉयल परिवार का अकेला वारिस रिची बॉयल अपने एक भरोसेमंद साथी फ्रांसिस के साथ दुकान पर चिट्ठियां लेने पहुंचा। जिस दौरान फ्रांसिस को एक ऐसी चिट्ठी मिली जो द आउटफिट नाम के एक क्रिमिनल ग्रुप ने भेजी थी। उसका नाम सुनते ही रिची ने लियोनार्ड से कुछ देर के लिए लॉबी एरिया में जाने को कहा ताकि वो फ्रांसिस से बात कर सके। लियोनार्ड भी इस पर मानकर बाहर चला गया, जहां उसकी नजर एक बॉक्स पर पड़ी। उसने मेबल से पूछा कि इसमें क्या है, जिस पर मेबल ने उसे एक छोटा सा स्नो ग्लोब दिखाते हुए बताया कि ये स्नो ग्लोब उसे किसी जानने वाले ने दिया था। दरअसल मेबल को ऐसे स्नो ग्लोब्स इकट्ठे करने का बड़ा शौक था, जिनमें पेरिस, लंदन और बार्सिलोना जैसे शहरों की झलक दिखती हो, क्योंकि वो खुद भी एक दिन शिकागो से बाहर जाके सारी दुनिया देखना चाहती है। खैर, इसके बाद जब रिची और फ्रांसिस अपना काम खत्म करके चले गए तो लियोनार्ड और मेबल दुकान पर कपड़े फोल्ड करने लगे। इसी बीच लियोनार्ड ने मेबल को बगल की घड़ी की दुकान में काम करने वाले एक शख्स के बारे में बताया जो मेबल से मिलना चाहता था, लेकिन मेबल ने इस पर मना कर दिया क्योंकि वो किसी और को पसंद करती थी। दरअसल वो इंसान और कोई नहीं बल्कि रिची बॉयल ही था। इसीलिए अभी लियोनार्ड ने समझाया कि रिची एक ऐसे माफिया परिवार से ताल्लुक रखता है जो हथियारों के इस्तेमाल के लिए बदनाम है। पर मेबल ने साफ कहा कि वो रिची जैसे लोगों के बीच ही पली बड़ी है और ऐसे लोगों से निपटने के लिए ही उनकी आंखों में आंखें डालकर उन्हीं जैसा बनने का नाटक करना पड़ता है। अब वैसे लियोनार्ड मेबल को अपनी तरह अच्छा टेलर बनाना चाहता था, लेकिन मेबल ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी और वैसे भी वो कुछ समय में शिकागो छोड़ने वाली थी। इस पर लियोनार्ड ने कोई जवाब नहीं दिया और रात होने पर मेबल अपने घर के लिए निकल गई। मगर लियोनार्ड दुकान में ही रुका रहा और देर रात तक काम करता रहा। काम करते करते लियोनार्ड की आंख लग गई और उसे आग की वजह से सब खो देने के खौफनाक सपने दिखाई देने लगे। पर तभी अचानक दुकान का दरवाजा खुलने की आवाज से लियोनार्ड की आंख खुल गई। उसने उठने पर देखा कि बाहर से मेबल और रिची की आवाज आ रही थी, जो वहाँ तन्हाई में वक्त बिताने आए थे। तब बातों बातों में रिची ने मेबल के सामने फ्रांसिस का जिक्र किया, जो असल में उसका गोद लिया हुआ भाई था। और फ्रांसिस को शक था कि बॉयल गैंग का ही कोई सदस्य दुश्मन लाफोंटेन ग्रुप को खबरें पहुंचाकर गद्दारी कर रहा है। इसके अलावा रिची को इस बात से भी जलन होती थी कि उसके पिता रॉय अपने सगे बेटे से ज्यादा फ्रांसिस पर भरोसा करते थे, क्योंकि फ्रांसिस ने कभी उसके बाप की जान बचाई थी। अब वैसे लियोनार्ड दूसरे कमरे से ये सारी बातें खामोशी से सुन रहा था, पर तभी उसके हाथ से एक चीज गिर गई जिसके शोर ने मेबल और रिची को चौकन्ना कर दिया। तब लियोनार्ड भी जल्दी अपनी कुर्सी पर लेटकर नींद का नाटक करने लगा और मेबल ने भी जल्दी से रिची को दुकान से बाहर निकाल दिया। खैर, कुछ दिन बाद रिची और फ्रांसिस हमेशा की तरह अपने चिट्ठियां लेने टेलर शॉप पहुंचे। उस रात भी उन्हें द आउटफिट का एक और लिफाफा मिला, जिसमें एक खत के साथ एक कैसेट टेप भी थी, जिसे लेके वो तुरंत रॉय के पास जाने लगे। मगर उसके थोड़ी देर बाद ही वो दोनों बेहद घबराई हुई हालत में वापस दुकान पर लौटे। असल में रिची के पेट में गोली लगी थी और फ्रांसिस ने उसको सहारा दे रखा था। अभी वो जख्मी रिची को दुकान के उस पिछले कमरे में ले गया जहाँ लियोनार्ड काम किया करता था। वहाँ फ्रांसिस ने लियोनार्ड से रिची के जख्म को जोर से दबाने को कहा और लियोनार्ड को एक बक्सा दिखाते हुए बताया कि उसमें एक बहुत जरूरी टेप है और उनके ऊपर हमला करने वाले लोग उसे लेने जरूर आएंगे। ये बताकर फ्रांसिस ने उससे वो ब्रीफ केस संभालने को कहा और खुद रॉय ने बॉयल को कॉल करके बताया कि रिची पर लाफोंटेन गैंग ने जानलेवा हमला किया है और हम दोनों फिलहाल लियोनार्ड की दुकान में छुपे हुए हैं। तब जवाब में रॉय ने कहा कि वो जितनी जल्दी हो सके उन्हें वहाँ से निकालने के लिए खुद पहुँचेगा। तब रिची ने फ्रांसिस से दरखास्त की कि वो उसे घर ले चले, मगर फ्रांसिस ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि रॉय का हुक्म वहीं रुकने का है। दोनों के बीच इस बात पर बहस हुई, जहां फ्रांसिस ने ये बात साफ कर दी कि वो रॉय का वफादार है, ना कि रिची का। तब रिची के जिस्म से तेजी से बहते खून को देखकर फ्रांसिस ने लियोनार्ड को उसके जख्म को सिल देने को कहा, जिस पर शुरुआत में तो लियोनार्ड हिचकिचाया और समझाया कि वो कोई डॉक्टर नहीं है और ना
ना ही उसने पहले कभी ऐसा कोई काम किया। लेकिन जब फ्रांसिस ने उसे बंदूक दिखाई तो ना चाहते हुए भी लियोनार्ड को रिची के जख्म को सीना शुरू करना पड़ा। तब बिना किसी एनेस्थीसिया के रिची दर्द के मारे बेहोश हो गया और किसी तरह से लियोनार्ड ने जख्म को बंद करके खून बहना रोक दिया। अब काम खत्म होने के बाद फ्रांसिस ने लियोनार्ड से कहा कि वो कुछ देर रिची का ख्याल रखे जब तक वो बाहर से होकर आता है। इस पर लियोनार्ड ने मना कर दिया और कहा कि फ्रांसिस रिची को अपने साथ ले जाए क्योंकि वो बॉयल परिवार के इस खूनी खेल में नहीं पड़ना चाहता है। लेकिन फ्रांसिस ने उससे कहा कि उसे तुरंत एक कैसेट प्लेयर ढूंढने निकलना होगा क्योंकि उस टेप में बॉयल परिवार के ही किसी सदस्य की इल्लीगल वायर टेपिंग यानी कि खुफिया रिकॉर्डिंग है और फ्रांसिस को शक था कि परिवार का ही कोई करीबी शख्स FBI के साथ मिलकर गद्दारी करते हुए उनके ठिकानों पर माइक्रोफोन्स लगा रहा है। और क्योंकि उस कैसेट में मौजूद जानकारी से रिची की फैमिली को बर्बाद करा जा सकता था तो उसी वजह से कई माफिया संगठन इस टेप के पीछे थे। आगे फ्रांसिस के जाने के थोड़ी देर बाद लियोनार्ड की नजर उस सूट पर पड़ी जिस पर वो काम कर रहा था। उस पर खून के धब्बे लग चुके थे, इसीलिए बिना वक्त जाया किए उसने उस गंदे कपड़े को हटाकर नए और साफ कपड़े से बदलना शुरू कर दिया। इसी बीच रिची को होश आ गया। रिची की आवाज कमजोर थी मगर उसने लियोनार्ड का शुक्रिया अदा किया और उससे पानी मांगा। जिसके बाद जब रिची ने फ्रांसिस के बारे में पूछा तो लियोनार्ड ने बताया कि वो कैसेट प्लेयर ढूंढने गया है। साथ ही उसने ये भी जिक्र किया कि फ्रांसिस को पूरा यकीन है कि गद्दार परिवार के ही अंदर मौजूद है। इस पर लियोनार्ड ने रिची से कहा कि उसके पिता एक अच्छे इंसान है। उसे वो दिन याद था जब उसने दुकान खोली थी और रॉय उसका सबसे पहला कस्टमर बना था। तब रिची ने भी पुरानी यादें ताजा करते हुए बताया कि उसे वो दिन याद है जब उसके पिता घर लौटे थे और बड़े उत्साह के साथ एक ऐसे टेलर के बारे में बता रहे थे जो लंदन से आया है। रिची ने बताया कि रॉय को अच्छे कपड़ों और पहनावे का बड़ा शौक था और वो अक्सर कहता था कि एक सही ढंग से बंधी हुई टाई जिंदगी का सबसे पहला गंभीर कदम होता है। खैर बातों बातों में लियोनार्ड ने रिची से पूछा कि क्या उसे किसी पर शक है कि गद्दार कौन हो सकता है। रिची ने साफ कहा कि उसके जहन में ऐसा कोई नहीं है। इस पर लियोनार्ड बड़े ही इत्मीनान से अपनी कुर्सी पर बैठ गया और कपड़े संभालते हुए ऐसा बोला कि मैं ही वो शख्स हूँ जिसने दुश्मनों तक खबरें पहुंचाई हैं और मैंने ही फेडरल एजेंट्स की मदद की है माइक्रोफोन्स उड़ाने में। ये सुनकर एक पल के लिए रिची खामोश हो गया पर फिर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसे लगा कि लियोनार्ड मजाक कर रहा है। इस पर लियोनार्ड भी हंसने लगा और अपनी सिलाई जारी रखी जैसे कोई बड़ी बात हुई ही ना हो। तब रिची ने इस बात को हल्के में लेते हुए पूछा कि लियोनार्ड भला ऐसा मजाक क्यों करेगा। लियोनार्ड ने पलटकर सवाल किया कि रिची को ऐसा क्यों लगता है कि वो गद्दार नहीं हो सकता। रिची ने समझाया कि लियोनार्ड सिर्फ एक मामूली टेलर है और उसका माफिया की गद्दारियों से कोई लेना देना नहीं हो सकता। तब लियोनार्ड ने उसे टोकते हुए साफ किया कि वो कोई टेलर नहीं बल्कि एक कटर है और इन दोनों कामों में जमीन आसमान का फर्क होता है। उसने कहा कि सुई धागा पकड़ने वाला हर कोई खुद को टेलर कह सकता है मगर कटर बनने के लिए सालों की पढ़ाई और डिसिप्लिन की जरूरत होती है। लेकिन अभी भी रिची को लियोनार्ड की बातें मजाक ही लग रही थी। अब बातों के सिलसिले में लियोनार्ड ने रिची से कहा उसे फ्रांसिस की चिंता भी हो रही है। इस पर रिची ने भी उससे कहा कि फ्रांसिस उसका परिवार नहीं है बल्कि एक अजनबी है जिसे उसके बाप ने सड़क से उठाया था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए लियोनार्ड ने सुझाव दिया कि फ्रांसिस का गद्दार को ढूंढने के लिए इतना बेताब होना ही इस बात का इशारा है कि शायद वो खुद गद्दार हो सकता है। ये सुनकर रिची को भी ये बात सही लगी। अब इसके थोड़ी देर बाद जब फ्रांसिस दुकान पर वापस लौटा तो इससे पहले कि फ्रांसिस रिची से बात कर पाता लियोनार्ड ने चुपके से फ्रांसिस के कान में जहर घोल दिया। उसने कहा कि रिची को उस पर गद्दारी का शक है और उसने वो सूटकेस भी खोल कर देख लिया है जो फ्रांसिस छोड़ कर गया था। असल में लियोनार्ड बड़ी ही होशियारी से दोनों के बीच दुश्मनी पैदा कर रहा था। इसका असर रिची पर साफ दिखने लगा क्योंकि फ्रांसिस के उसके सामने जाते ही रिची ने फ्रांसिस से सवाल करना शुरू कर दिया कि आखिर उस हमले में सिर्फ उसे ही गोली क्यों लगी जबकि फ्रांसिस बिल्कुल सही सलामत बच निकला। इस पर फ्रांसिस ने जवाब दिया कि वो सिर्फ उस रात खुशकिस्मत था। लेकिन रिची को फ्रांसिस पर शक होता जा रहा था इसलिए फ्रांसिस बस टेप वहां से ले जाने की बात करने लगा। लेकिन इससे दोनों के बीच उस टेप को लेकर बहस इतनी बढ़ गई कि अब बात हाथापाई और झगड़े तक पहुंच गई। इसी अफरा तफरी के बीच उन्हें पता चलता है कि सूटकेस पूरी तरह खाली था। ये देखते ही रिची का दिमाग घूम गया और उसने अपनी गन निकालकर फ्रांसिस पर तान दी। असल में रिची को लग रहा था कि फ्रांसिस उस टेप को ले जा चुका है
और अभी फ्रांसिस को लग रहा था कि टेप रिची ने कहीं पर छुपा दी है। इसीलिए बहस के दौरान रिची का थोड़ा सा ध्यान भटकते ही फ्रांसिस ने अपनी बंदूक से रिची को शूट कर दिया और बाद में उसके पास जाके उसे फिर से शूट करके मौत की नींद सुला दिया। उस दौरान लियोनार्ड ये सब देखकर डर के मारे जम सा गया था। तब फ्रांसिस ने लियोनार्ड से टेप के बारे में पूछा, पर लियोनार्ड ने अनजान बनते हुए कहा कि उसे कुछ नहीं पता। इसलिए फ्रांसिस ने पागलों की तरह वो टेप ढूंढनी शुरू कर दी। इसी बीच रॉय अपने आदमियों के साथ दुकान पर पहुंच गया। इससे फ्रांसिस बुरी तरह घबरा गया और उसने तुरंत लियोनार्ड से मदद मांगी ताकि वो रिची की लाश छुपा सके और रॉय के अंदर आने से पहले जमीन से खून के निशान मिटा सके। खैर, अब रिची की बॉडी एक बक्से में छुपाने के बाद फ्रांसिस तो खून साफ करने लगा और लियोनार्ड दरवाजा खोलने निकल गया। तब लियोनार्ड ने रॉय का स्वागत किया, जिस पर रॉय ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ देने के लिए वो और उनका परिवार ये एहसान कभी नहीं भूलेगा। इसके बाद जब तक रॉय दुकान के पिछले हिस्से में पहुंचा तब तक खून साफ हो चुका था और फ्रांसिस ने रिची के वहां ना होने की एक छोटी कहानी तैयार कर ली थी। असल में उसने कहा कि रिची द आउटफिट से जुड़ी वो टेप लेकर रॉय के पास ही निकल गया था। इससे रॉय ने गुस्से में पूछा कि फ्रांसिस उसके साथ क्यों नहीं गया। तब फ्रांसिस ने सफाई दी कि रिची उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था और उसने फ्रांसिस को वहीं रुकने का हुक्म दिया था ताकि वो रॉय का इंतजार कर सके। ये सुनकर रॉय ने कई जगह फोन किए मगर रिची का कहीं पता नहीं चला। इसलिए अब अपने बेटे और उस टेप के गायब होने की चिंता रॉय के चेहरे पर साफ दिखने लगी। तब फ्रांसिस ने सुझाव दिया कि उन्हें रिची को ढूंढने निकलना चाहिए, मगर रॉय ने फ्रांसिस को अकेले बाहर जाकर रिची को तलाशने का हुक्म दिया और खुद दुकान पर ही रुक गया ताकि अगर रिची वापस आए या फोन पर कोई खबर मिले तो वो मौजूद रहे। इस पर शुरुआत में फ्रांसिस हिचकिचाया पर आखिरकार उसे वहाँ से निकलना ही पड़ा। अब इंतजार के दौरान रॉय की नजरें कमरे में घूमती रहीं और एक सूटकेस पर जाकर ठहर गयी, जिसे देखते ही उसने लियोनार्ड से शिकागो आने की वजह पूछी, जिस पर लियोनार्ड ने वही पुराना जवाब दिया, ब्लू जीन्स, कि पहले ब्रिटेन के लोग सूट वूट पहनते थे लेकिन बाद में टी शर्ट्स और जीन्स पहनने लगे। रॉय इस बात पर हंसने लगा जैसे वो समझ नहीं पा रहा हो कि ये सिर्फ एक बहाना है। तभी अचानक रॉय ने लियोनार्ड की कैंची की तरफ देखा और फिर अपनी गन निकाल कर दिखाई और कहा कि इस बंदूक के दम पर उसने लोगों की वफादारी जीती और एक पूरी टीम खड़ी की जो उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। इसके बाद रॉय ने लियोनार्ड को द आउटफिट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना शुरू किया। उसने समझाया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल ग्रुप है जिसका जाल यूरोप और अमेरिका तक फैला हुआ है। उसने ही उन्हें FBI की वो वायर टेपिंग रिकॉर्डिंग यानी कि खुफिया जानकारी भेजी थी ताकि परिवार के गद्दार का पता लगाया जा सके। इससे लियोनार्ड थोड़ा परेशान दिखा और उसने पूछा कि रॉय ये सारी खुफिया बातें उससे क्यों शेयर कर रहा है, जबकि आज से पहले उसने कभी माफिया के मामलों पर उसके सामने बात नहीं की थी। तब रॉय ने लियोनार्ड को गन पॉइंट पे लेते हुए कहा कि आज तुम मरने वाले हो, क्योंकि रिची कभी दुकान से गया ही नहीं, क्योंकि उसका कोट अभी भी यही है और दिसंबर की इस कड़ी ठंड में बिना कोई कोट के बाहर कदम तक नहीं रख सकता। ये बोलकर रॉय ने सख्ती से पूछा कि रिची कहाँ है। इस पर लियोनार्ड ने कहा कि फ्रांसिस ने उसे सच न बोलने को कहा था और कहा था कि अगर उसने मुंह खोला तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। अब इससे पहले कि लियोनार्ड कुछ और कह पाता, फ्रांसिस अचानक मेबल को पकड़कर कमरे में दाखिल हुआ। अब हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके थे। रॉय लियोनार्ड से सच उगलवाने पर अड़ा था, वहीं दूसरी तरफ फ्रांसिस ने मेबल पर गन तान रखी थी। तब मेबल की जान खतरे में देखकर लियोनार्ड ने तुरंत एक छोटी कहानी गढ़ ली। उसने दावा किया कि रिची खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहा था क्योंकि हमले के दौरान फ्रांसिस ने तो दुश्मनों को ढेर कर दिया पर रिची कुछ न कर सका। लियोनार्ड के मुताबिक रिची अपने पिता की नजरों में खुद को साबित करने के लिए अकेले ही लाफोंटेन के लोगों से भिड़ने निकल गया। उसने कहा था कि वो रॉय को ये बात ना बताए ताकि वो परेशान न हो। इसी बीच फ्रांसिस ने बीच में बोलते हुए कहा कि रिची शायद मेबल का अपार्टमेंट गया हो क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। ये बोलकर फ्रांसिस असल में सारा इल्जाम मेबल के ऊपर डालना चाहता था और अभी रॉय भी फ्रांसिस की बातों पर भरोसा करके मेबल से रिची के ठिकाने के बारे में पूछने लगा, जिस पर मेबल ने साफ कह दिया कि वो नहीं जानती रिची कहाँ है। तब फ्रांसिस ने बात काटते हुए झूठ बोल दिया कि उसने मेबल के घर के कालीन पर खून के धब्बे देखे हैं, जिसका मतलब है कि रिची वहाँ जख्मी हालत में था। इस पर मेबल ने चीख कर कहा कि ये सब झूठ है। तब गुस्से और बेसब्री में रॉय अब मेबल पर दबाव डालने लगा ताकि वो सच उगल दे। इस दौरान फ्रांसिस ने आग में घी डालने का काम किया और कहा कि शायद मेबल ही वो गद्दार है जो उनकी खबरें बाहर भेज रही है, क्योंकि उसका रिची के साथ जिस्मानी रिश्ता जुड़ चुका था।
ये सुनकर लियोनार्ड ने मेबल का बचाव करते हुए कहा कि वो उसे बरसों से जानता है और वो कभी गद्दारी नहीं कर सकती। हालांकि फ्रांसिस पर खून सवार था। उसने सवाल पूछते हुए मेबल को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। तब लियोनार्ड ने हिम्मत दिखाई और फ्रांसिस को पीछे हटाने की कोशिश की, मगर रॉय और फ्रांसिस ने उसकी एक न सुनी और मेबल को घसीटते हुए दुकान के एक कमरे में ले गए। उस दौरान लियोनार्ड का अंदर से जी घबराने लगा और उसने तेजी से बाहर निकलने की कोशिश की, पर जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ा फ्रांसिस ने उसे रोक लिया। तभी रॉय ने साफ लफ्जों में कह दिया कि जब तक रिची का पता नहीं चलता यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा। इस पर लियोनार्ड ने थके हुए लहजे में कहा कि वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए जो चाहे वो करे, क्योंकि वो समझ सकता है कि रॉय इस वक्त कैसा महसूस कर रहा है। इतना बोलकर लियोनार्ड ने वो राज खोला जो उसने अब तक छुपाया था। उसने कबूल किया कि वो शिकागो ब्लू जीन्स की वजह से नहीं आया था। असल में कभी उसका भी एक परिवार था, उसकी बीवी और एक बेटी, मगर वो दोनों एक आग की लपटों में झुलसकर मर गए थे। उस दुख और नुकसान के बाद वो मेबल को अपनी ही बेटी की तरह मानने लगा था और वो उसे इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकता था। उसने साफ कह दिया कि वो भले ही उसे या मेबल को चोट पहुंचाए, पर वो खामोश नहीं रहेगा। पर इसी बीच दुकान का फोन बजा और लियोनार्ड ने उसे उठाकर काफी देर तक उस पर बात करी और बाद में उसने रॉय को घबराते हुए झूठ कहा कि कॉल रिची का था, जो ला फोंटेन से छुपकर एक खास सड़क के पट्टे पर उसका इंतजार कर रहा है। ये सुनते ही रॉय अपने आदमियों के साथ उसे लेने निकल गया। हालांकि फ्रांसिस ने वहीं रुकने का फैसला किया ताकि वो लियोनार्ड और मेबल पर नजर रख सके, क्योंकि उसे अब भी उन पर शक था। अब रॉय के जाते ही लियोनार्ड ने असलियत से पर्दा उठाया। उसने कबूल किया कि उसने जानबूझकर रॉय को गलत पता दिया है ताकि ला फोंटेन के गुंडे उन पर हमला कर सके। जिसके बाद लियोनार्ड ने वो राज खोला जिसने सबके होश उड़ा दिए। वो गद्दार जिसे बॉयल परिवार हर जगह ढूंढ रहा था कोई और नहीं बल्कि मेबल थी। रिची के साथ रिश्ते की वजह से उसे परिवार की खुफिया जानकारी मिलती रहती थी, जिन्हें वो पैसों के लिए दुश्मन ग्रुप तक पहुंचाती थी। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि माफिया को जल्द ही उस पर शक हो जाएगा, तो उसने खुद को बचाने के लिए FBI से हाथ मिला लिया और खुफिया जानकारी में उनकी मदद की ताकि पूरे बॉयल खानदान को गिरफ्तार करवाया जा सके। हैरानी की बात यह थी कि लियोनार्ड को मेबल की हर हरकत का पता था, मगर उसने उसे रोका नहीं। वो जानता था कि मेबल ये सब सिर्फ इस शहर से निकलने और दुनिया घूमने के लिए कर रही है। अब ये सब सुनकर फ्रांसिस दंग रह गया कि मेबल ही वो गद्दार है। इसके बाद जब उसने कैसेट टेप के बारे में पूछा तो लियोनार्ड ने बताया कि टेप उसने ही छुपाई है ताकि मेबल पर आंच न आए। मेबल भी हैरान थी कि लियोनार्ड ने ये सब जानते हुए भी उसकी मदद की। जिसके बाद लियोनार्ड ने अब एक नई चाल चली। उसने फ्रांसिस के सामने एक रास्ता रखा। मेबल ला फोंटेन को फोन करेगी और उन्हें फ्रांसिस का पता देगी ताकि वो उस पर हमला कर सके। अब वैसे शुरुआत में तो फ्रांसिस ने इनकार किया, वो रॉय से गद्दारी नहीं करना चाहता था, मगर लियोनार्ड ने उसे हकीकत दिखाई कि अगर रॉय को पता चला कि रिची मर चुका है तो वो उनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मौत के डर और कोई रास्ता ना बचा देख फ्रांसिस आखिरकार राजी हो गया और उसने मेबल को ला फोंटेन को कॉल करने की इजाजत दे दी। तब मेबल ने ला फोंटेन के साथ सौदा तय कर लिया। 1 घंटे के अंदर टेप के बदले भारी रकम। कुछ ही देर में ला फोंटेन अपने आदमियों के साथ दुकान पर पहुंच गया। इससे पहले कि सौदा होता, फ्रांसिस ने लियोनार्ड और मेबल को समझाया कि जैसे ही पैसे मिल जाएं, वो एक खास इशारा करें। उसका इरादा था कि वो पिछले कमरे से निकलकर ला फोंटेन को खत्म कर देगा। तब इतना बोलकर वो खुद एक खाली जगह पर छुप गया। खैर कुछ देर बाद ला फोंटेन भी अंदर आ गया। तब उसने मेबल और लियोनार्ड को पैसे दिए और टेप हासिल कर ली, मगर लियोनार्ड और मेबल ने फ्रांसिस के साथ खेल कर दिया। उन्होंने खुफिया तौर पर ला फोंटेन को फ्रांसिस के ठिकाने की खबर दे दी। जैसे ही फ्रांसिस हमला करने के लिए बाहर कूदा और अपनी गन तानी तो लियोनार्ड ने चिल्लाकर बताया कि उसने पहले ही फ्रांसिस की बंदूक खाली कर दी थी। इसी वजह से मौका मिलते ही ला फोंटेन के आदमियों ने फ्रांसिस पर गोलियां चला दी और उसे मरने के लिए वहीं छोड़ दिया। अब इसके बाद ला फोंटेन और उसकी गैंग जब चली गई तब लियोनार्ड ने मेबल के सामने असली सच्चाई का खुलासा किया। उसने कबूल किया कि वो टेप असली नहीं थी। उसने खुद अपनी आवाज रिकॉर्ड करके उसे द आउटफिट के नाम से मेल बॉक्स में रखा था ताकि बॉयल परिवार को अपने इशारों पर नचाया जा सके। और वैसे भी ला फोंटेन को दी गई टेप भी फर्जी थी जिसमें लियोनार्ड की आवाज थी। असल में लियोनार्ड उस रात होने वाली हर बात को गुप्त ढंग से रिकॉर्ड कर रहा था ताकि मेबल वो सबूत FBI को दे सके, जिससे बॉयल और ला फोंटेन दोनों ही बड़े माफिया संगठन हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तब इतना बोलकर लियोनार्ड ने मेबल का हौसला बढ़ाया कि वो ये पैसे लेकर शिकागो छोड़ दे और अपने पसंद के शहरों की सैर करे। तब ये सुनकर मेबल ने जज्बाती होकर लियोनार्ड से साथ चलने की गुजारिश की, मगर लियोनार्ड ने बड़े प्यार से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि मेबल को एक बुजुर्ग की देखभाल में अपनी जवानी
जवानी जाया नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद मेबल ने आखिरकार अलविदा कहा और वहाँ से निकल गई। तब उसी रात लियोनार्ड ने भी अपना जरूरी सामान समेटा और सभी सबूतों को मिटाने के लिए जानबूझकर अपनी दुकान में आग लगा दी। और तभी एक अनहोनी हुई। फ्रांसिस जो अब तक जिंदा था उसे होश आ गया और उसने लियोनार्ड पर गोली चला दी। खुशकिस्मत से निशाना चूक गया और गोली सिर्फ लियोनार्ड के बाजू को छूकर निकल गई। तब खड़े होकर लियोनार्ड ने फ्रांसिस के सामने अपने माजी का वो पन्ना खोला जिसे उसने दुनिया से छुपा रखा था। उसने कबूल किया कि वो भी कभी फ्रांसिस की तरह ही एक हिंसा पसंद और खतरनाक इंसान था। तब लियोनार्ड ने अपनी आस्तीनों पर की और अपने हाथ पर बने टैटू दिखाए। उसने बताया कि एक दिन उसके पुराने बॉस ने उसे कुछ ऐसा करने को कहा था जो उसके जमीर को मंजूर नहीं था, इसलिए वो सब छोड़कर लंदन चला गया, जहां उसे अपनी वो मोहब्बत मिली जिससे शादी हुई और वो एक शरीफाना जिंदगी बिताने लगा। मगर उसके पुराने साथियों ने उसे ढूंढ निकाला और उसके घर को आग लगाकर उसकी बीवी और बेटी का कत्ल कर दिया। इस नुकसान ने लियोनार्ड को तोड़कर रख दिया था, जिसके बाद वो सब कुछ पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत के लिए शिकागो आ गया था। पर किस्मत का खेल देखिए, जिस दिन उसने अपनी दुकान खोली सबसे पहले उसकी मुलाकात बॉयल परिवार से ही हुई। तब फ्रांसिस ने आखिरी कोशिश करते हुए उस पर चाकू से वार करना चाहा। लियोनार्ड ने आखिरकार अपनी दर्जी वाली कैंची से फ्रांसिस का अंत कर दिया और अपने सबूतों को मिटाने के लिए अपनी ही दुकान को आग के हवाले कर दिया। शिकागो के इस खूनी खेल को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर वो इस उम्मीद में निकल पड़ा कि कहीं और वो एक बेहतर और नई जिंदगी शुरू कर सकेगा। दोस्तों, लियोनार्ड ने तो एक शांत दर्जी के भेस में अपने खतरनाक पास्ट को छुपा रखा था, जिससे पंगा लेने वालों का अंजाम मौत ही था। लेकिन क्या हो जब ऐसी क्राइम की दुनिया से भागने की बजाय कोई बिल्कुल उसके सेंटर में बैठा हो। स्वागत है ऐसे ड्रॉप बार्स की दुनिया में जो दिखने में तो बिल्कुल आम लगते हैं, लेकिन असल में मॉबस्टर्स इनका इस्तेमाल अपने काले धन को सेफ रखने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए करते हैं। यही हमारी मुलाकात होती है बॉब सेगिनोस्की नाम के एक शांत बारटेंडर से, जिसके मासूम चेहरे के पीछे एक धुंधला पास्ट, एक दबी हुई खतरनाक शख्सियत छुपी हुई है। और जिस बार में वो शांति से अपना काम करता है उसका असली मालिक खतरनाक चेचन माफिया ग्रुप है। तो क्या एक मासूम दिखने वाला शख्स माफिया के लोगों पर भारी पड़ने वाला है? बॉब के इस रहस्यमयी और खूनी सफर को जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रही राइट साइड वाली वीडियो पर क्लिक करें और देखें द ड्रॉप की पूरी कहानी। या फिर कुछ नया देखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें। तब तक के लिए मैं चला आपके लिए एक नई और मजेदार वीडियो बनाने। खैर, तब तक के लिए गुड बाय।